नमस्कार। विराट क्लासेस से मैं निरंजन सर। विराट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज आप लोग के बीच में क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी अध्याय 3 के धातु अधातु का भाग 2 लेकर के आए हैं। कल भाग 1 तक बताए थे, जिसमें 8 क्वेश्चन को सोल्यूशन करवाए थे। आज हम 9 से लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। एक परत्यूष बालक है। परत्यूष ने सल्फर चूर्ण को गंधक चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार, ये जो चित्र है ना, कह रहा है कि परत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक प्रज्ञाली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। देखिए, स्पैचुला एकदम चम्मच के समान एक संरचना था, उसमें गंधक लिए हुए थे। क्या लिए हुए था? ये जो इसमें सल्फर के चूर्ण था, गंधक था। स्पैचुला एक चम्मच जैसा होता है, चम्मच की जैसी संरचना में गंधक को ले लिया था और नीचे से देखिए गर्म कर रहा है इसको। ठीक है, गर्म कर रहा है। और गर्म करने के बाद में जो इसे गैस निकल रहा है, उसे एक प्रज्ञाली में, कांच के प्रज्ञाली में ये लड़का एकत्रित कर रहा है। बहुत तेज लड़का है, गौर से समझिए क्वेश्चन। एक लड़का, उसका नाम है परत्यूष। परत्यूष एक स्पैचुला की मतलब चम्मच की जैसी संरचना होती है, वो संरचना में गंधक के चूर्ण को रख करके नीचे से गर्म कर रहा है, हीट कर रहा है। और जो उसका गैस निकल रहा है, वो गैस को प्रज्ञाली में एकत्रित कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए, इसका क्वेश्चन बोल रहा है ए 9 के ए कह रहा है कि गैस की क्रिया क्या होगी। गैस की क्रिया क्या होगी? अब इतना पूछा गैस की क्रिया क्या होगी, लेकिन अब फिर से प्रश्न करेगा। 9 के ए में पहला, 9 के ए में पहला क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे तो फिर समझेंगे। कोई एक लड़का है, सल्फर के चूर्ण को गर्म कर रहा है और उससे जो गैस निकल रहा है, वो गैस को एक प्रज्ञाली में जमा कर रहा है। ठीक है, अब वो गैस की क्रिया क्या होगी? कब? जब सूखे लिटमस पत्र पर ले जाता है तब। तो आप समझदार हैं, हमारे सारे लोग समझदार हैं, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, 10th से पहुंच गए हैं। इतना तो जानकारी है ना कि कौन सा चूर्ण है, सल्फर के चूर्ण है। ठीक है, जब सल्फर के चूर्ण है तो इसको गर्म किया जा रहा है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है। ऑक्सीजन है ना, तो ये सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है कि सूखे लिटमस पत्र पर क्या क्रिया होगी। तो आप अपने से विचार कीजिए कि सल्फर को गर्म कर रहा था, गर्म तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा होगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने से सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे धातु के ऑक्साइड है, तो अम्लीय प्रकृति के है। कैसा प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के। जब अम्लीय प्रकृति के है तो आप जानते हैं कि अम्लीय प्रकृति के तो है, लेकिन जैसे ही वो जल से क्रिया करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करेगा, तो क्या बन जाएगा? अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? अम्ल बनेगा। लेकिन ये तो इसमें जल है नहीं, सूखे लिटमस पत्र से क्रिया नहीं करेगा, कुछ नहीं इस पर रिएक्शन होगा, क्योंकि सूखा हुआ है। यही यदि नमी रहता, जल रहता, तो इसके रंग को परिवर्तन कर देता, क्योंकि अम्लीय गुण हो जाता। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझेंगे। परत्यूष एक लड़का था, वो गंधक के चूर्ण को एक चम्मच पर रख करके नीचे से गर्म कर रहा था, और जो गैस निकल रहा था उसे प्रज्ञाली में एकत्रित किया। अब वो गैस की क्रिया सूखे लिटमस पत्र पर क्या होगा? तो कहेंगे सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन जब अनुपस्थित होता है तब अम्ल अपने गुण को प्रदर्शित नहीं करता है, और हाइड्रोजन आयन तब उपस्थित होगा जब आर्द्रता होती है, नमी होती है, जल होती है। तो बताना है कि सूखे लिटमस पत्र पर कोई क्रिया नहीं करेगी। इसका जवाब मिलेगा बच्चों। अब कह रहा है कि गैस की क्रिया आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या होगी?
आर्द्र नमी वाला लिटमस पत्र पर गैस की क्रिया क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा। और वो हाइड्रोजन आयन उपस्थिति के कारण ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा, और अम्लीय गुण है जिसका रंग में परिवर्तन हो जाएगा, यानी लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल। बस फिर से 9 का ए हम सोल्यूशन कर चुके हैं, गौर से समझेंगे। एक पीयूष नाम का लड़का था, चम्मच में लेकर के आता है गंधक को और उसको नीचे से गर्म करता है, जो गैस निकालता है उसे प्रखनली में जमा करता है। अब वो गैस की क्रिया के लिए 2 चीज लेकर के आता है, एक सूखा लिटमस पत्र और एक आर्द्र लिटमस पत्र। तो बताना है कि सूखा लिटमस पत्र पे कोई क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अम्ल अपने गुण को तब प्रदर्शित करता है जब हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, और हाइड्रोजन आयन तब उत्पन्न होगा जब जल की उपस्थिति होगी। तो सूखा है ना, इसलिए इसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होगी और कोई क्रिया नहीं होगा उसमें। दूसरा आर्द्र है, तो आर्द्र में बच्चों हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होगा और अम्ल अपने गुण को प्रदर्शित करेगा, और जब आप अम्ल अपने गुण को प्रदर्शित करेगा तो इसका रंग परिवर्तित हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल। बहुत बढ़िया, आइए बने रहिए। अब कहता है इसका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया जी। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता था, छूट गया दूसरा क्वेश्चन। ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए बी में वो क्वेश्चन और है इसी का, 9 का ही बी है बच्चों, 9 का ही बी क्वेश्चन है। ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, कारण ऊपर जो अभिक्रिया हुआ ना उसको संतुलित रासायनिक समीकरण था। पहले आप ये समझिए, वो लड़का क्या लेकर के आया था, सल्फर लेकर के आया था। क्या लेकर के आया था, सल्फर। और जब गर्म किया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया होगा तो प्राप्त हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड एक पर तो क्रिया ना किया, सूखे में नहीं किया था, किया आर्द्र में। यह मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, अम्लीय गुण बनाएगा, यानी H2SO3, H2SO3। अब इसको करा संतुलित करने के लिए एक है, दो है, एक पहला ठीक है, S एक है, ऑक्सीजन 2 1 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 1 संतुलित है। यही पूछ रहा था। बात समझ में आया? हमें तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एक लड़का लेके आता है सल्फर, उसको गर्म किया जाता है, जो गैस निकलता है उसको प्रज्वलित में एकत्रित करता है, और इसके बाद में कंडीशन लागू करता है कि जब भी हम सूखे लिटमस पत्र लेकर जाएंगे तो ये गैस के साथ क्या क्रिया होगा, तो कोई क्रिया नहीं होगी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड अपना गुण तभी प्रदर्शित करेगा जब जलीय विलयन उपस्थित रहेगा या जल रहेगा तब। अब जल है ही नहीं, सूखा है, इसलिए इससे क्रिया नहीं करेगा। आर्द्र है, इससे क्रिया करेगा, क्योंकि आर्द्र लिटमस पत्र पर क्रिया करके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा, उसका रंग परिवर्तित कर देगा। फिर कहा दूसरा में ऊपर की जो अभिक्रिया हुआ उसको संतुलित करके रासायनिक समीकरण लीजिए। बड़ी आसान है, सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड आर्द्र में जल से क्रिया करेगा, H2SO3 बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। कोई दिक्कत है, परेशानी है? चलिए अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, यानी 10वां। लोहा को जंग से बचने के लिए 2 तरीका बताइए। कह रहा है कि लोहा को जंग से बचने के लिए क्या तरीका बताइए। बड़ी आसान है, पेंट कर देंगे, और उसके बाद जैसे आप गैल्वेनीकरण कर देंगे या जास्तीकरण करेंगे। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे, पेंट कीजिए ना, दीपावली आ रहा है, पेंट करेंगे। जैसे ये लोहा, इसके ऊपर पेंट करेंगे तब पेंट जो है जल के संपर्क में आएगा, वायु के संपर्क में आएगा, तो बचा रह जाएगा, इसलिए पेंट किया जाता है। जास्तीकरण, इसके ऊपर जस्ता के परत चढ़ा देंगे लोहा के ऊपर में, तो जस्ता के परत चढ़ा देंगे तो लोहा के पीछे जस्ता जो है कम क्रियाशील है, क्रिया तो करेगा लेकिन इसके पीछे बहुत धीमी करेगा, क्षय रुक जाएगा। तो 2 उपाय करना है कि लोहा को या तो पेंट कर देंगे या जास्तीकरण कर देंगे। कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। कितना आसान है, ऑक्सीजन के साथ अधातुएं, अरे बाबा
और अधातु जो होती है, अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु को ऑक्साइड बनाएगा। अब फिर बताएं हम, अधातु ना है, ऑक्सीजन से क्रिया कर अधातु को ऑक्साइड बना रहा है ना, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय है। याद रखिएगा माइंड में हमेशा कि अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अधातु को ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बबुआ? ऑक्सीजन के ऑक्साइड, यानी अधातु को ऑक्साइड, सॉरी अधातु के ऑक्साइड। ये अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के। कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कारण बताना है। क्या बताना है? कारण। पहला है प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? कितना आसान है। प्लेटिनम, सोना, चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? नाक की, कान की, गला की, ये सब जो जितने आभूषण हैं वो आखिर सोना, प्लेटिनम और चांदी के क्यों होता है? तो हम लोग जानते हैं कि सोना, चांदी, प्लेटिनम पसीना से, वायु से, जल से बहुत कम क्रिया करता है, यानी क्रिया नहीं करता है, जिसके कारण से इसके ऊपर में कोई ऑक्साइड का परत नहीं चढ़ता है और इसका चमक बहुत लंबे समय तक बरकरार रहता है। कहना है कि यह बहुत कम क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण से हमारी पसीना से, नमी से, वायु से क्रिया नहीं करते हैं और इसका चमक जो है लंबे समय तक बरकरार रहता है। इसलिए ही इसका उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं। क्या समझ में आया? हमें तो विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे आगे। अगला कह रहा है सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? ऑब्जेक्टिव पूछता है सोडियम को कहाँ रखते थे? केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। काहे रखते हैं? क्योंकि इसमें इतना अधिक क्रियाशील है। जैसा आप जानते हैं ना कि जो गुरुफाती लेकर होता है, बाप के आवारा लेकर जो होता है, उसे कैद करके रखा जाता है, क्योंकि ये कब गुरुफात करने से वो केस चलाएगा, करने से छेड़छाड़ के केस चलाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए उसी प्रकार से ये सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम है, ये बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। अगर इसे वायु को खुला छोड़ देंगे तो वायु से क्रिया कर लेगा और आग पकड़ लेगा। वायु से क्रिया करके क्या पकड़ लेगा? आग पकड़ लेगा। इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए कि क्रिया ना करे और आग ना पकड़े, इसलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। क्या समझ में आया? हमें तो विश्वास है। आगे, एल्युमिनियम को वायु में खुला छोड़ देने पर उसकी एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। एल्युमिनियम क्रियाशील धातु है, फिर भी उसका उपयोग खाना बनाने में बर्तन के लिए क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है, फिर भी उसका उपयोग खाना पकाने वाले बर्तन में क्यों करते हैं? क्यों का जवाब चाहिए हमें। तो कहेंगे हमें पता है कि एल्युमिनियम वायु से क्रिया करके अपने ऊपर में एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेती है, और वो ऐसी परत होती है कि वो परत के नीचे वाले जो धातु होते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। खुद एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो अपने आप को रक्षित करता है, रक्षा करने का काम करता है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड की ऐसी पतली परत चढ़ती है, उसके अंदर उपस्थित धातु जो होते हैं सुरक्षित हो जाते हैं, क्षय उसका नहीं होता है। और एक और कारण है कि इसका गलनांक उच्च होता है, जल्दी गलता नहीं है, और इसका उत्पादन जो होती है सस्ता होता है। तो हम तो चाहते हैं कि सस्ता भी मिले और बढ़िया भी मिले। दुकान में जाते तो क्या कहते हैं दुकानदार साहब, ऐसा सामान दिखाइए जो सस्ता भी हो और बढ़िया भी हो। तो वही तो है एल्युमिनियम। ये अधिक क्रियाशील है, लेकिन वायु से क्रिया करता है ना, तो एल्युमिनियम को ऑक्साइड बनाता है, पतली परत बनाता है, और इसके ऊपर चढ़ गया तो अपना अंदर वाले धातु को सुरक्षित रखेगा, नष्ट नहीं होगा, क्षय नहीं होगा। और दूसरा ये भी है कि इसका उच्च गलनांक होता है, तो हमेशा इसको चढ़ाना है आग पे, चूल्हा पे, तो गलनांक कम रहे तो खराब ना हो जाएगा। और ये भी अगर बात है कि इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसके लिए इसका बर्तन में उपयोग करते हैं। चलिए आगे है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट, निष्कर्षण जो धातु की प्राप्ति की जाती है उस तरह की बात कर रहा है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट
एवं सल्फाइड अयस्क को निष्कासन प्रक्रिया में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में क्यों बदला जाता है? समझेंगे क्वेश्चन। जब धातु से प्राप्त किया धातु को जब प्राप्त किया जाता है, निष्कासित किया जाता है, उसमें कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में को क्यों बदला जाता है? तो गौर से समझेंगे। जितने भी धातु होते हैं उसे ऑक्साइड से प्राप्त करने में बहुत आसानी हो जाता है, सरल हो जाता है। ऑक्साइड से प्राप्त करने में सरलता हो जाती है, आसानी हो जाती है, लेकिन वही कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क से प्राप्त करने में जटिलता होता है, कठिनाई होता है। तो कोई भी कौन सा रास्ता चुनता है? सस्ता वाला। आपको कोई कहे कि रात भर सोना है तो वही रास्ता आप चयन कीजिएगा। नहीं कोई कहे कि रात भर में 8 घंटा पढ़ना है तो नहीं बाबा, हमसे नहीं होगा, उस सोने वाला सोचे वाला चलो, है नहीं। उसी प्रकार से यहाँ है, कोई पूछेगा कि निष्कासन प्रक्रिया में कार्बोनेट को और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में क्यों बदला जाता है? क्योंकि ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करना आसान होता है। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। अगला है, आपने तांबा के मलिन बर्तन को नींबू या इमली से रस के साफ करते वक्त देखा होगा, या खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होता है? अरे तांबा के जो बर्तन होते हैं उसको नींबू या खट्टे फल के रस से इसलिए साफ करते हैं क्योंकि तांबा होता है कॉपर वायु से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड की परत बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड की परत बना लेती है, और साथ ही साथ कॉपर ऑक्साइड कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर कार्बोनेट याद रखना है, कॉपर के बर्तन वायु से क्रिया करता है और कॉपर कार्बोनेट की पतली परत बनाता है जो हरा होता है परत। अब कॉपर कार्बोनेट कैसी प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति की। कैसी प्रकृति की? क्षारीय प्रकृति की होती है। क्षारीय प्रकृति के होने की वजह से बच्चों उसको क्या करते हैं कि नींबू या फिर खट्टे फल इमली से उसको अम्लीय करते तो उदासीन हो जाता है, चकाचक फिर से हो जाता है। अब कह सकते हैं कि ये जो तांबे होते हैं वो वायु से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं? वायु से, जल से क्रिया करते हैं, और